बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज फिर लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि सदर आरिफ अलवी के ज़रिए उन्हें पैगाम भिजवाया गया है, लेकिन उनका एक ही मुतालबा है कि जल्द साफ़ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। इलेक्शन की तारीख दे दें, उसके बाद फिर आपके साथ किसी किस्म की कोई बातचीत हो सकती है। आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि उन्हें इनकी प्लानिंग पता थी और आगे की प्लानिंग वो कर रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि ये दोनों तरफ से फंस चुके, इलेक्शन करवाते हैं तो फारिग हो जाएंगे। अब इमरान खान साहब ने यह भी कह रखा है कि 26 को पहुंचना है रावलपिंडी, और फिर वहां पहुंचकर इमरान खान साहब जो है वो कोई बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं और बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं। वो ऐलान क्या होगा, क्या सरप्राइज होगा, इस पर अपने पैनलिस्ट की हम राय लेंगे। साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अदील वड़ाई साहब मौजूद हैं, हसन रजा मौजूद हैं। साद रसूल साहब, आपकी नज़र में आप क्या समझते हैं कि अब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, तारीख दे दी, पहुंचने का भी बता दिया कि फलां मकाम पर फलां शहर में तमाम लोगों ने पहुंचना है, फिर क्या ऐसा ऐलान हो सकता है? इमरान खान साहब ऐसा कौन सा सरप्राइज देने जा रहे हैं अब? देखिए, इमरान खान साहब सरप्राइज़ क्या देने जा रहे हैं ये तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए कि अभी से लेके लॉन्ग मार्च जब तक पिंडी में पहुंचेगा उसके दरमियान में भी काफ़ी सारी कुछ सामने और कुछ पसे पर्दा बातें हो रही हैं। इसके साथ साथ ना सिर्फ कि सियासत के पर्सपेक्टिव में बल्कि रियासत के पर्सपेक्टिव के अंदर ये वाले दिन बड़े ज़रूरी हैं। तो इनके अंदर डेवलपमेंट क्या होगी, मेरा ख्याल है कि इस पे ज़्यादा डिपेंड करेगा कि इमरान खान साहब एक दफ़ा आके जब पिंडी में एक दफ़ा पहुंच जाएंगे तो उसके बाद सरप्राइज़ या ऐलान क्या करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल में कि कोई भी बात इमरान खान साहब करें, ख्वाह वो कोई मुज़ाहमत की बात हो या मुफाहमत की बात हो, जिस भी तरह की बात हो, इसके पीछे फैक्टर सिर्फ अब एक रह गया है, और वो ये है कि इमरान खान साहब के साथ आवाम कितनी आएगी। अगर तो इमरान खान साहब के साथ उस नौइयत के, उस हुजम के अंदर लोग और आवाम इकट्ठी उनके साथ निकली जिस तरह वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि KPK से भी कोई लाख के करीब बंदा आ जाए और पंजाब से भी इसी के करीब का कोई बंदा आ जाए, अगर इमरान खान साहब 100,000 से ज़्यादा लोगों को 2-1 लाख 2-2.5 लाख का बंदा अगर एक पिंडी में इकट्ठा कर देते हैं तो वो जो बात भी करेंगे वो सरप्राइज़ होगी। उसके बाद इसी दौर, जिस तरह मैंने कहा कि इसी दौरानिए के अंदर कुछ रियासत के मज़ीद भी रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है या कुछ चेंजेस आने वाले हैं, ऐसे पीरियड के अंदर अगर 1 लाख से ज़्यादा बंदा, 1.5-2 लाख बंदा अगर पिंडी में इकट्ठा हो गया तो उसके बाद इमरान खान साहब जो भी बात करेंगे हुकूमत के लिए मुश्किल होगी। हम ये बात बड़े अरसे से करते आए हैं और ये दीगर भी तज्ज़ियाकार इस पे बात कर रहे हैं कि आवाम के ज़ोर से, स्ट्रीट पावर से, धरनों से, लॉन्ग मार्चेस से पाकिस्तान की तारीख़ में कभी भी ना हुकूमत गिरी है, ना कोई इस तरह की और कोई बात हुई है। लेकिन जितने लोग भी इस तरह की बात समझ रहे हैं या जितने लोग भी इस तरह की बात कर रहे हैं, उनके लिए मैं 2 गुजारिशात करना चाहता हूँ। वो क्या? एक ये कि जो भी लॉन्ग मार्चेस और धरने आज से पहले इस्लामाबाद आए हैं, उनमें से किसी में भी 50,000 से ज़्यादा बंदा नहीं था। आप 2014 के अंदर जब ताहिरुल कादरी साहब और इमरान खान साहब इकट्ठे इस्लामाबाद में आए थे, उस वक़्त भी 40-50 हज़ार के करीब बंदे का टोटल एस्टिमेट दिया जाता था। हुकूमतें भी उनकी नहीं थीं, वो एक ऑपोजिशन के तरीके से मार्च कर रहे थे। इस दफ़ा सबसे पहली बात यह कि अगर वाकई एक पर्टिकुलर नंबर से ज़्यादा लोग इस्लामाबाद के बाहर आके खड़े हो गए इमरान खान साहब की कॉल पे, तो जितने हमारे माजी के प्रेसिडेंट्स हैं कि हुकूमतें नहीं गिरती, हुकूमत वक्त को एक नए चैलेंज दरपेश होगा। दूसरी बात ये, और ये तमाम सुनने वालों के लिए ज़रूरी है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो सियासत के ऐवानों में बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हैं, कि आपकी जितनी प्रेडिक्शंस भी इमरान खान साहब के बारे में थी वो तकरीबन अब तक तमाम गलत निकली। आपने सोचा कि हुकूमत से जब वो चले जाएंगे तो इतने पॉपुलर नहीं होंगे, ये बात गलत निकली। कि उनको डराया धमकाया जाएगा तो वो घर बैठ जाएंगे, ये बात गलत निकली। कि उनको कोई लालच दिया जाएगा तो वो सेटल कर लेंगे, ये बात गलत निकली। कि उनके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा, उनके गिरदोनवा के लोगों को उठा के मारा पीटा जाएगा, कि मुकदमे किए जाएंगे, अरेस्ट किए जाएंगे, तो वो खामोश हो जाएंगे, घर बैठे रहेंगे, ये बात गलत निकली। तो जो प्रेसिडेंट्स हैं कि स्ट्रीट पावर से हुकूमतें नहीं तब्दील होती,
अगर ये हुकूमत इमरान खान साहब से बात ना करे तो हम इस प्रेसिडेंट्स को 27 तारीख के बाद बदलते हुए देखेंगे। ये मेरा ख्याल है। ठीक है, आपको लगता है कि ये चेंज हो सकता है मामला, और अगर इमरान खान साहब चाहें तो ये हुकूमत गिर भी सकती है। अदील वड़ाई साहब, आपकी जानिब आते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक ने इस हवाले से ट्वीट भी किया कि अगर इमरान खान साहब का मुतालबा नए इलेक्शंस ही होता तो वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देते, तो तब भी नए इलेक्शंस हो जाने थे। अब इमरान खान साहब भी एक सरप्राइज की बात कर रहे हैं, तो वो ये ट्वीट और कहीं इमरान खान का सरप्राइज कोई वो ये कहीं इमरान खान असम्बलियाँ ही तो नहीं डिसॉल्व करने जा रहे? इमरान खान साहब कभी भी ये रिस्क नहीं लेंगे, और ये खुद वो कह चुके हैं, और वो कई मरतबा कह चुके हैं, और सहाफ़ियों के साथ हालिया मुलाकातों में भी कह चुके हैं कि वो असम्बलियाँ तहलील इसलिए नहीं करेंगे कि इलेक्शन वहाँ होंगे नहीं, और अगरचे ये एक आईनी तकाजा है कि 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं, लेकिन इमरान खान समझते हैं कि वफाकी हुकूमत गवर्नर राज लगा देगी, और एक बहुत बड़ा एक शेल्टर है, एक बहुत बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है। 2 सूबाई असम्बलियाँ, 2 सूबाई हुकूमतें इनके पास हैं। अगर ये इनके पास ना होती तो आज जो सूरत हाल है ये बड़ी मुख्तलिफ होती। तो इमरान खान साहब ये कभी भी नहीं करेंगे, असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे। देखें, असम्बलियाँ तहलील करने के बाद क्या होगा, केपी में उनके पास भारी अक्सरियत है, उसके बाद भी भारी अक्सरियत मिल जाएगी। पंजाब में अभी इतनी बड़ी मेजॉरिटी नहीं है, वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी जो उनकी मकबूलियत है। लेकिन वो जो 90 दिन गुजारने हैं उन्होंने हुकूमत के बगैर, वो इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। उन्हें पता है कि उनकी जो पीडीएम जमातों के साथ सियासी दुश्मनी है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए जहां तक मामला है सरप्राइज का, देखिए सरप्राइज की तवक्को तो उस वक्त की जा रही थी जब इमरान खान साहब जो हैं वो हुकूमत में थे, और वो 2 लोग भी मैनेज नहीं कर सके। ये कोई इतना बड़ा टास्क नहीं था, लेकिन वो 2 लोग भी मैनेज नहीं कर सके जब तहरीक अदम एतमाद आ रही थी। हालांकि जिस तरह की ऑडियो लीक्स आई, मैनेज चीजें करने की कोशिश की जाती रही, ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल कोई बेबस थे। तो सरप्राइज तो उस वक्त भी वो कहते थे देंगे, कोई सरप्राइज नहीं आया। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई सरप्राइज आए। 126 दिन के धरने के दौरान भी वो रोज कहते थे अंपायर की उंगली उठने वाली है, तो 126 दिन गुजर गए, इमरान खान साहब को ही जाना पड़ा। तो मुझे तो कोई सरप्राइज नजर नहीं आ रहा, और पीटीआई के लोगों से बात करने के बाद मुझे नहीं लगता कि इनके पास आगे कोई लायामल है। अलबत्ता जब ये यहां पर आकर 26 तारीख को बैठेंगे तो एक बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर जरूर हुकूमत के ऊपर होगा। ठीक है, फिल वक्त आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ के पास ना ही आगे का कोई लाहे अमल है और ना ही कोई ऐसा बड़ा सरप्राइज इमरान खान साहब देने जा रहे हैं। हसन, आपके पास आते हैं, ये बताइएगा कि अगर जल्दी इंतखाबात इमरान खान साहब ने कराने हैं तो वो असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दें, जैसा कि अदील ने भी कहा कि वो ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें किस बात का खतरा है? पीडीएम हुकूमत अगर अपनी मुद्दत पूरी कर लेती है तो क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ कुछ कम हो जाएगा 3 महीनों में? और इन जमातों को जो इस वक्त हुकूमत में है वो इन 3 महीनों से कितना फ़ायदा हासिल कर लेंगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो असम्बलियाँ तहलील करने की बातें भी करते हैं और फिर उस पर यू टर्न भी ले लेते हैं, हमेशा हमने देखा कि जो सियासी जमातें हैं वो अपना सियासी मफाद आगे रखती हैं, और आवाम को सिर्फ ये एक दावा और ऐलान किया जाता है कि हम बहुत बड़ा कोई सरप्राइज़ ऐसा लेके आएंगे जो एक पाकिस्तान की सियासी तारीख तब्दील करके रख देगा। ऐसा भी हमने होता नहीं देखा। और ख़ान साहब के तमाम जो है जलसे और उनके मीटिंग्स और बहुत बड़े बड़े ख़ताब भी हमने सुने हैं। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जितनी दफ़ा भी देखें अनप्रडिक्टेबल है, किसी वक्त कौन सा फ़ैसला ले लें, पार्टी में कौन सा फ़ैसला होता है, लेकिन वो जो समझते हैं वो वैसे ही इम्प्लीमेंट करवाते हैं। 3-4 चीज़ें जो होती दिखाई दे रही हैं, एक हफ्ते में तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में बहुत तब्दीलियां होंगी। इसमें नो डाउट कि ये मुज़ाकरात का सिलसिला रुका रहेगा, वो भी चलेंगे। और इलेक्शन के हवाले से भी जो मेरे पास इतलात है कि वो हुकूमत के जो तमाम धरे हैं, जो इत्तेहादी हैं, वो भी किसी ना किसी तरह इस पोजीशन पर कायल होते दिखाई दे रहे हैं कि वो अगले बजट से पहले इलेक्शन करवा लें, क्योंकि IMF के बेशुमार मुतालबात हैं जो वो पूरे करते दिखाई नहीं दे रहे। उनकी भी ख्वाहिश है कि मार्च अप्रैल तक ले जाएं, फिर रमज़ान आ जाए या उससे पहले हम किसी तरीके से इलेक्शन करवा लें। और खान साहब भी ये देख रहे हैं कि जो एक हम तैनाती होनी है उसके बाद वो वहाँ पर लेके जाएं
और उनके साथ मिलके उनकी जो है एहकामात हो या उनकी मुशावरत से या कहीं ना कहीं जो भी मुज़ाकराती टीम है उनके ज़रिए को मैसेज मिले, को मामला जो है वो किसी ना तरीके से कहीं ना कहीं फेस सेविंग लेकर वापस आ जाएं और आवाम को कह दें कि देखें, एक तो मैंने था मेरिट पर और जो भी जो है तैनाती हुई है ये मेरिट पर हुई है, दूसरा वो ये बात करेंगे कि अब हम क्योंकि एक कमेटी बना दी है इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से, उसके हवाले से लेके चलेंगे। दूसरा, साद रसूल साहब एक बड़ी बात कर रहे थे कि ये भी गलत है, वो भी गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है। वो मैं बड़े जो है वो गौर से वो सुनता रहा। अच्छा। लेकिन मेरा भी साद रसूल साहब से ये सवाल बनता है कि साद रसूल साहब, जब उनका ये बयानिया था कि हम करप्शन का खात्मा करेंगे, अरबों डॉलर पाकिस्तान से बैरून मुल्क पाकिस्तान आ जाएंगे, हमारे पास इतने ज़बरदस्त एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान आके मुआशी हालात बेहतर हो जाएंगे, हम करप्ट अनासिर को के खिलाफ जो है वो एक्शन लेंगे। आपने जरदारी को जेलों में डाला, नवाज शरीफ को जेल में डाला, मरियम नवाज जेल में गई, शहबाज शरीफ जेल में गई, पूरी आपने ऑपोजिशन जेल में डाल दी। ठीक है। और आज उसके बाद आपका करप्शन का, आप करप्शन भी खत्म नहीं कर सके। आप ही के दौर में आए हैं ना, आटा स्कैंडल, इसके बाद जो है शुगर स्कैंडल, बेशुमार स्कैंडल आप ही के दौर में आए हैं। फिर तोशा स्कैंडल, अभी आपका तोशा खाना के हवाले से, और बेशुमार चीजें अभी आती जा रही है। और ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में, मेरे ख्याल में जो मुझे लग रहा है कि शायद इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। ठीक है, आपको लगता है कि आने वाले वक्त में इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। साद रसूल साहब, मुझे पता है आप जवाब देना चाहते हैं, लेकिन मुझे प्रोग्राम में आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए। कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप का जो है वो मेला सज गया है और इसके लिए इस्तेमाल होने वाले फुटबॉल से लेकर पाकिस्तानियों ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान से जो मैन पावर चाहिए थी कतर को, अब मज़ीद कहा जा रहा है कि मज़ीद मैन पावर पाकिस्तान से दरकार है। कतर में लाखों पाकिस्तानियों को रोज़गार मिला है, पाकिस्तानियों ने इस कोटे का बड़ा भरपूर फ़ायदा उठाया है। मज़ीद कितना फ़ायदा पाकिस्तान उठा सकता है और उसके लिए हमें क्या कुछ इक़दाम करने होंगे, इस पर हम अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साद रसूल साहब, बड़ी अच्छी बात है, इस्लामी बरादर मुल्क जहाँ पर ऑलरेडी पाकिस्तान मौजूद हैं और जो वो रोल प्ले कर रहे हैं वो आपके सामने, सबके सामने। ये बताइएगा कि हमें मजीद ऐसे कौन से इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि मजीद मैन पावर हम कतर को मुहैया कर सके पाकिस्तान से। देखिए, मैं कतर वाली बात के ऊपर पहले जवाब देके, आप मुझे आखिर में 30 सेकंड देंगी हसन की बात का जवाब देने की। जरूर। कतर की बात के ऊपर मैं गुजारिश करूं कि इसको हमें जहां पे क्रेडिट है वहां पे देना चाहिए। कतर की हमारी इंगेजमेंट इस फुटबॉल वर्ल्ड कप से हमारी सिक्योरिटी प्रोविजन से शुरू हुई, यानी कि अफवाज पाकिस्तान ने, ख़ास तौर पे पाकिस्तान आर्मी का और कतर का एक MOU साइन हुआ, जिसके बाद अफवाज पाकिस्तान ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का पूरा वर्ल्ड कप का जो कतर के अंदर हो रहा है उसका उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला और यहाँ से पाकिस्तान की बेसिक इंगेजमेंट कतर के साथ इस इवेंट के लिए शुरू हुई। इसी के फिर आगे हुकूमत को ज्वाइन करके, सिविलियन साइड को ज्वाइन करके, इसी के आगे समरात हैं कि हमें दीगर चीज़ें भी कतर से इसी पर्सपेक्टिव के अंदर हम नेगोशिएट कर पा रहे हैं और आइंदा भी हमारे जो एक्सपर्ट्स वहाँ पे मौजूद हैं ख़ास तौर पे उनके कुछ बेनिफिट्स और पाकिस्तान से जो लोग वहाँ जाके रोज़गार की तलाश में जाना चाहते हैं उनके लिए कुछ बेनिफिट्स का इक़दाम किया जा सकता है। लेकिन इसका जो बुनियादी क्रेडिट है वो हुकूमत वक्त को नहीं, वो जब माजी में इमरान खान साहब की हुकूमत के दरमियान में जब निगोसिएशंस हो रही थी उस हुकूमत को नहीं, इस हुकूमत को नहीं, हसन साहब जितनी भी कोशिश करें तो एहतसाबुर रहमान साहब को नहीं, जो कतर के हमारे बेसिक कॉन्टैक्ट हैं आजकल सिविलियन गवर्नमेंट के, ये सेहरा हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी के सर जाता है कि उन्होंने पहले एक इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएट किया, उसको जीता बाकियों से कम्पीट करके, जिसके बाद इन समरात के अंदर हम देख रहे हैं कि हमें दीगर समरात भी मिल रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसके हमारे मिलिट्री डिप्लोमेसी के सक्सेसेस के ऊपर हमारी हुकूमत को चाहिए बिल्ड करते हुए हमारे अवाम की कुछ बेहतरी करें। अब जो हसन पहले बात कर रहे थे, मैं एक सेकंड में उनकी गुजारिश बल्कि हसन साहब के मैं ज़्यादा बात नहीं, एक जुमले में मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। हसन साहब, गुजारिश ये है कि एवन फील्ड के अंदर एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स बनाने वाले, फ्रांस के प्लाजे ख़रीदने वाले, दुबई के प्लाजे ख़रीदने वाले, हलवा फालूदे वाले, अरबों रुपए की करप्शन करने वाले, अगर सब लोग मिल के
इमरान खान साहब के बारे में एक घड़ी की डेक्लेरेशन के ऊपर टोटल करप्शन अपनी बेस कर रहे हैं इमरान खान साहब की हद तक, तो मेरा ख्याल है वो पंजाबी जी कहते नहीं, फिर हार मान लेनी चाहिए। जे गल इत्थे तक आ गई है तो तुसी आप 100 बातें और करें, आप कहें उनकी गवर्नेंस ठीक नहीं है, वो काम नहीं कर सके, वो नाअहली में थे, वो उनकी फाइनेंस पॉलिसी अच्छी नहीं थी, लेकिन ये करप्शन की बात अगर घड़ी के मिस डेक्लेरेशन और उमर फारूक पे आ गई है तो मेहरबानी करके बाकी हार मान लें। ख़ास तौर पे वो जो फालूदे वालों की अकाउंट्स के अंदर अरबों रुपया डालते रहे और वो जो कि सीएम हाउस से टीटियां लगवाते रहे, उनको ये जेब नहीं देता कि वो घड़ी की मिस डेक्लेरेशन के ऊपर टोटल ये काम कर रहे हैं। शुगर स्कैंडल आ गया, रिंग रोड स्कैंडल आ गया, मैंने तो इसकी बात वो इमरान खान का नहीं था, तो ओ भाईजान वो इमरान खान का नहीं था। जिन स्कैंडल्स की मैं बात कर रहा हूं वो नवाज शरीफ खानदान के पर्सनल स्कैंडल्स हैं, जरदारी साहब के पर्सनल स्कैंडल्स हैं। आप इमरान खान साहब के पर्सपेक्टिव से उनका बयानिया ये था एक चीज निकाल सकते हैं, वो ये है कि उनकी घड़ी डिक्लेयर नहीं हुई। जी 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 ओहो, बात तो पूरी कर लें हसन साहब, करने दें। हसन साहब देखिए, नवाज शरीफ साहब के वक्त में जो डीसी कराची स्कैंडल कर रहा था ना, हम उसकी बात नहीं कर रहे, या जो कमिश्नर लाहौर के नाम के स्कैंडल्स थे हम उसकी बात नहीं कर रहे, या जो इत्तेहाद जो कि शुगर मिलों ने और इधर उधर बाकी लोगों ने बात की हम उसके स्कैंडल्स नहीं कर रहे। हम नवाज शरीफ साहब को सिर्फ दोष दे रहे हैं उनके पर्सनल स्कैंडल का कि शरीफ खानदान ने जो पैसे बनाए तो वो लेके आने थे ना, फिर स्कैंडल्स के ऊपर बात नहीं कर रहे। बात गिरफ्तारियां भी होने दी, जेल भी फंसी, पैसे सरकारी खजाने में आने चाहिए थे। बात पूरी होने दीजिए। एक जुमले में कर लें बात मुकम्मल। जी जी जी, अब मैं आप ही को मौका दे रही हूँ, आप कर लें बात मुकम्मल। जी, हम क्रिटिक जरदारी साहब की गवर्नेंस, पाकिस्तान 200 मिलियन लोगों का मुल्क है, इसके अंदर करप्शन तो बहुत से लोग नीचे कर रहे होते हैं, हम पर्सनल करप्शन की बात कर रहे हैं। जरदारी खानदान की पर्सनल करप्शन की स्टोरीज हैं और मुकदमात हैं, शरीफ खानदान की पर्सनल करप्शन की स्टोरीज मुकदमात हैं। अगर आप इमरान खान साहब पे सिर्फ एक घड़ी की मिस डेक्लेरेशन निकाल सकें इतने अरसे में तो मेहरबानी करके हसन आपकी जानिब आते हैं। सादत सुल साहब, आपका काउंटर भी आ गया, लेकिन इस वक्त जो एक खुशी की खबर है, जो अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, मेरा ख्याल है हम उस पर दोबारा फोकस करते हैं। अदील बड़ाई साहब, आपकी जानिब आएंगे। बड़ा अच्छा मौका पाकिस्तान के लिए, जिससे पाकिस्तान भरपूर फायदा भी उठा रहा है। मजीद हम इससे कैसे फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमें डॉलर्स की इस वक्त जरूरत भी है और वो पाकिस्तान आने भी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो एक दुनिया का बड़ा इवेंट हो रहा है और उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी अफवाज के पास है, ये बड़े फख्र की बात है। इस इवेंट का देखें, जो होस्टिंग राइट्स थे ये तो इन्हें 2010 में इनको बता दिया गया था, होस्टिंग राइट्स इनको मिल गए थे। 2015 में उस वक्त अमीर कतर ने पाकिस्तान से 1 लाख अफरादी कुव्वत जो है उसकी रिक्वेस्ट उसी वक्त कर दी थी, और उसके बाद फिर 2018-19 में भी ये रिक्वेस्ट की गई थी। और इस वक्त अगर हम बात करें, देखें 2,10,000 से जायद हमारी जो अफरादी कुव्वत है वो वहां पर बढ़ चुकी है और इसकी अभी मजीद डिमांड है, और 3 लाख के करीब इसको ये कहा गया कि इसको लेके जाना है, और ये अमीर कतर ने कहा है। अच्छा, इसके हवाले से मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखें, इस वक्त जो समंदर पार पाकिस्तानी है ना, सबसे ज्यादा सऊदी अरब में है, उसके बाद यूएई में है, उसके बाद ओमान में है, उसके बाद अगर किसी मुल्क में है तो वो कतर है। लेकिन इस हवाले से मैं एक डाटा देख रहा था, एक सरकारी जो इदाद-ओ-शुमार है उन पर नजर डाल रहा था कि इसमें जो सरकारी एक इदारा है, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन, जो कि किसी दौर में जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा हुआ करता था, इसको ज़िया दौर में अलग किया गया। मैं ये देख रहा हूं कि दहाइयों से इस सरकारी इदारे ने कोई काम नहीं किया। गिने चुने लोग इन्होंने गुज़िश्ता कई दहाइयों में बैरून मुल्क भिजवाए हैं, उनमें से कतर भी है। ये जो लोग कतर में जा रहे हैं, देखें, एक साइड तो वो है कि जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, एक साइड वो है कि जो हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फुटबॉल का मामला है। लेकिन हमारे जो ओवरसीज जो एम्प्लॉयमेंट जो प्रमोटर हैं, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका है जो ये भिजवा रहे हैं। हुकूमती साइड पे मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी एफर्ट्स माजी में देखने को नहीं मिली। ओईसी की जानिब से कोई बड़ी तादाद में लोग नहीं भिजवाए गए, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 37,000 2021 में, यानी 2021 में 37,000 और 2022 में 46,000 लोग गए। तो ये हमारे जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के जो प्रमोटर्स हैं
जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के साथ जो वहां पर लिस्टेड हैं, ये उनके जरिए जा रहे हैं। हुकूमती साइड पे हुकूमत चाहे कोई भी हो, मैं समझता हूं कि जब ये कोटा बैरून ममालिक से आता है, चाहे वो सऊदी अरब से आए, चाहे वो यूएई से आए, चाहे वो कतर से आए, उस तरह से हमारी हुकूमतों की तवज्जो इस पे नहीं होती जो कि ये तवज्जो देनी चाहिए। और जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो उस तरह से बाहर नहीं जा पा रहे। लेकिन कतर में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी, इसको 3 लाख का जो फिगर है इसको टच करने के लिए हमारी हुकूमत ने अभी रिसेंटली कतर को यह भी रिक्वेस्ट की है कि वीजा सेंटर जो हैं ये पेशावर और लाहौर में भी खोले जाएं, क्योंकि ये 2018 में जब खोले गए थे तो इस्लामाबाद में और कराची में खोले गए थे। तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और इस इवेंट में पाकिस्तानी जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये बहुत बड़े एजाज की बात है। ठीक है, आपकी जाने बातें हसन, अभी मजीद मैन पावर भी दरकार है कतर को पाकिस्तान से। हुकूमतें अगर इस तरफ मजीद तवज्जो दें तो ऐसे कौन से इकदामात हैं जिसे उठाते हुए हम इस मौके से भरपूर फायदा उठा सकते हैं? देखिए, जितना पाकिस्तान से बाहर जो है हमारी लेबर जाएगी, चाहे वो प्रोफेशनल हो या नीचे वाला तबका हो, तो तरसीलात ज़र तो पाकिस्तान में ही जो है वो आएंगी ना। तरसीलात तो यहीं पर पाकिस्तान की मुआशी हालात भी बेहतर होंगे। 2019 जनवरी में जब उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब गए थे मुलाकात करने, तो हमें भी दावत दी गई थी, हम भी वहाँ पर गए थे। तो उस मुलाकात में हम भी मौजूद थे जब उनकी अमीर कतर से मुलाकात हुई थी। उस वक्त सिर्फ जो मैंने देखा उसमें सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा था, और वो ये था कि उसमें उन्होंने ये बात कही कि हम जो हैं पाकिस्तान के जितने प्रोफेशनल हैं या लेबर है, हम उनकी जो है काबिलियत को सराहते हैं, और जितने भी वहाँ से अफराद आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है। और फिर उसमें उन्होंने 3-4 चीज़ें बताई, जिसमें उन्होंने कहा इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, फिर उसमें आईटी प्रोफेशनल, ड्राइवर्स, फोरमैन, बैंकर्स, पायलट्स। आपको पता है 7 वहाँ पे स्टेडियम बनाएंगे जी। और जो मेन स्टेडियम बना है उसमें तकरीबन 60% जो है वो पाकिस्तानी लेबर थी जिन्होंने वहाँ पर काम किया। और जो एक हवाई अड्डा बनाया गया है उसमें जो पायलट्स जो हैं वो भी पाकिस्तानी है जो वहाँ पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और फिर उसमें जो है उन्होंने ये बात कही थी कि हम जो 1 लाख थे हम 2 लाख करना चाहते हैं। अब अगस्त में उन्होंने इस आमादगी का इजहार किया है कि वो 3 लाख चाहते हैं वो अफराद पहुँचे, मज़ीद जो है वो लेबर में इजाफा हो, और उसके लिए जो है आइंदा आने वाले दिनों में काम शुरू हो भी जाएगा। और अच्छी बात यह है कि 2022 में 40,547 अफराद जो हैं वहाँ पर पहुँचे हैं इस साल के दौरान। और 1971 से लेकर 2022 तक 1,22,00,000 अफराद जो हैं वो बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए सिर्फ कतर में नहीं पूरे दुनिया में जो है वो फैले हुए हैं। और जिसमें 42% गैर हुनरमंद थे, 9% नीम हुनरमंद थे, 43% हुनरमंद हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, आईटी एक्सपर्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और 4% जो है आला तरबियत याफ्ता थी, और 4% ही वो तबका था जो कि आला तलीम याफ्ता है, जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। और आप अंदाजा करें वो यही वो लोग हैं जो अपना जो है पैसा जो कमाते हैं और वो पाकिस्तान भिजवाते हैं। सबसे अच्छी चीज़ जो कतर ने की पाकिस्तानियों के लिए, जिस तरह अभी अदील वराय साहब बता रहे थे कि उन्होंने 2 जो है वो मेडिकल कैंप लगाए और मजीद 2 खोलने जा रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो भी कतर में जाएगा लेबर या प्रोफेशनलिज्म के लिए, उनको यहाँ पर उनके बैंक अकाउंट्स का कार्ड दिया जाता है, उनको मोबाइल नंबर सिम दी जाती है, ताकि वो वहां पर जाके उनको ये परेशानी ना हो कि हमने कहां पर अकाउंट खुलवाना है, कैसे पैसे ट्रांसफर होंगे। और अगर सैलरी का मसला आता है तो उन्होंने वहां पर एक जबरदस्त किस्म से पाकिस्तानी सफारत खाने के साथ मिलकर एक कैंप का इनेकाद किया है। कहीं पे कोई मसला है तो उनको सपोर्ट की जाती है, सेंटर का इनेकाद किया गया है। ठीक है हसन, के साथ ही हम ब्रेक की जाने बढ़े। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खारजा महाज पर पाकिस्तान को अहम कामयाबी मिली है। पहले COP27 समिट में मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक के नुकसान को पूरा करने के लिए फ़ंड कायम करने का मुतालबा मान लिया गया है। फिर 2 हफ्ते तक मुबाहिसे के बाद बिलाखिर फ़ंड की मंजूरी दे दी गई है। इस फ़ंड का ये जो मुतालबा माना गया है, इसके बाद जो फ़ंड मिलेगा उससे हमें क्या फ़ायदा होगा और माजी की गलतियों से हमने क्या सीखा, इस पर हम बात करेंगे। साद रसूल साहब, फ़ंड कायम करने का मुतालबा तो मान लिया गया, फ़ंड के क़याम से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, हम बड़े अरसे से इस इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, या इस जिसको रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर कहते हैं, उसके अंदर फंसे हुए।
यानी कि हम हर दफ़ा बहुत से लोगों की या बहुत से दीगर ममालिक की जो ओवरऑल सिस्टम जिसके थ्रू ग्लोबल गवर्नेंस होती है, जिसको सन 1988 के अंदर सीनियर जॉर्ज बुश ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा था, हम उस मैकेनिज्म के अंदर आज तक ऑपरेट कर रहे हैं, जिसके अंदर ही IMF भी जिसका हिस्सा है, फंड भी हिस्सा है, वर्ल्ड बैंक भी हिस्सा है, हमारी इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज भी हिस्सा हैं, UN दीगर चीज़ें भी हिस्सा हैं। इन सब के अंदर बड़ी अच्छी बात है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम ओवरऑल इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से कुछ कैटेगरीज ऑफ ममालिक को फ्रॉम टाइम टू टाइम इस तरह का रिलीफ दिया जाता है, जिसके अंदर पाकिस्तान भी अब शामिल है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें कि पाकिस्तान ने इस इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर के लिए पिछले 41 साल के अंदर क्या क्या खिदमात अंजाम दी, हमने इस 40 साल के अंदर जब से ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर इफेक्टिवली दुनिया के अंदर ऑपरेट करता है, हमने 2 मेजर जंगें लड़ी, जो कि एक 20 साल की थी, एक 10 साल की थी तकरीबन। हमने इसी पीरियड के अंदर अपनी अंदर शहादतें लड़ी, हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो हमारी ड्राई अप हो गई, हमें मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड का गलत टाइटल दिया गया, हालांकि हमारे पीस और सिक्योर हम एक ऐसा मुल्क हैं जिसने वॉर ऑन टेरर जीती, हमारे ऊपर FATF जैसे इल्ज़ामात लगाए गए, ग्रे लिस्ट वगैरह के अंदर डाले गए। ऐसी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान को जहाँ पे ये वाली बात सेलिब्रेट करनी चाहिए, वहाँ पे होलिस्टिकली यानी कि एक पूरे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इस इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर के अंदर हमें हमारी इंगेजमेंट क्या होगी, हम कौन कौन से रिलीफ चाहते हैं, हमारे लेवर्स क्या हैं, हम किन चीज़ों को पुश कर सकते हैं, इसको असर नौ देखने की ज़रूरत है। जब तक नहीं देखेंगे हम हर 4 साल बाद कुछ छोटी सी चीज़ सेलिब्रेट करेंगे और उस 4 साल के दरमियान में हमारे ऊपर जो मुश्किलात के अंबार फाइनेंशियल एंड अदरवाइज पड़ेंगे, उन सबको हमें डील करना पड़ेगा, फॉरेन ऑफिस में भी और रियासत में भी। इस इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर को साथ इंगेज करने का या इसको मॉडिफाई करने का एक असर नौ जायजा लेना चाहिए पाकिस्तान। ठीक है, अदिल भाई साहब आपके जानिब आएंगे। फंड के क़याम का मुतालबा माना गया, आपकी नज़र में एक अच्छा इकदाम है, और इसके अलावा हमें खुद अपने लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, ये मुतालबा 30 साल से तरक्की पजीर ममालिक कर रहे थे, जिनकी कॉस्ट पर इन तरक्की याफ्ता ममालिक ने तरक्की की है, और इनको झंझोड़ने की कोशिश की जा रही थी, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे कोशिश की जा रही थी। फिर पेरिस अकॉर्ड होता है, वो एक जो बातें उस वक्त की जाती थी, वो बस वो इवेंट ख़त्म होने के साथ उस पर कोई अमली इकदाम नज़र नहीं आते थे। लेकिन इस मरतबा चूँकि पाकिस्तान का नुकसान बहुत बड़ा चूँकि हुआ है, और 30 अरब डॉलर का ये जो नुकसान पूरा हुआ है, ये उन ममालिक की वजह से हुआ है जिन्होंने हमारी कॉस्ट पे तरक्कियां की हैं। और अब ये जो जो 27 थी, इसमें शरीक सदर की हैसियत से पाकिस्तान के वजीर आज़म ने वहाँ पर जिस तरीके से एक मुकदमा मैं समझता हूँ रखा है, पाकिस्तान ने बड़ा मौसर तरीके से मुकदमा रखा है, और अब वहाँ पर फिर उसी के नतीजे में एक इत्तफाक़ी राय पैदा हुआ कि ये फंड जो है ना सिर्फ जो खतरात से, ये जो मौसमियाती तब्दीलियों के खतरात से निमटने के हवाले से बड़ा अहम किरदार अदा करेगा, बल्कि जो नुकसानात हैं उनका अजाला आखिर किसी ने तो करना है। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये जो मौसमियाती इंसाफ के तनाजुर में अगर इसे देखा जाए तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये शायद कोई पहला अमली इकदाम है जिसकी जानिब जो है अब तरक्की याफ्ता दुनिया जो है वो जाने की तरफ उन्होंने पहला कदम उठाया, और इसमें मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने अपना मुकदमा एक मौसर अंदाज में दुनिया के सामने रखा, जिसमें शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, हमारे दफ्तर खारजा, हमारे इदारों का बहुत ही अहम किरदार है। इसका क्रेडिट जाता है, आप ऐसा कहते हैं। हसन, आपकी जानिब आएंगे। बेशक ये बहुत बड़ी कामयाबी है फंड का कयाम, लेकिन क्या हम इन फंड्स पर ही चलते रहेंगे? क्या माजी से हमने कुछ सीखा? हम और क्या कर सकते हैं अपनी बेहतरी के लिए? देखिए, ये एक अच्छा काम तो है, लेकिन मसला ये है कि जब पैसे आ जाते हैं तो फिर आप लगाएं भी, और हम हमेशा मांगे तले से पे तो लगे रहते हैं कि फ़लाँ कंट्री से हमें कुछ पैसे आ जाएंगे, फ़लाँ कंट्री पर हम मलबा डाल देते हैं, और हम जब तकारीरें करते हैं वो तो बहुत ज़बरदस्त होती हैं। वो हमें ऐसे लगता है कि पाकिस्तान वाकई तरक्की कर जाएगा जब इतना पैसा आ जाएगा, लेकिन वो पैसे लगते नहीं हैं। अगर इसका दुरुस्त इस्तेमाल हो तो वाकई हम मौसमियाती तब्दीली, ख़ास तौर पे पाकिस्तान, जो इनके लिए हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हमने देखें, पहले भी हमने कुछ नहीं सीखा। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने बेशुमार रिसर्चें की, और चाइना ने आपको रिसर्च करके दी, बेशुमार अदारे हैं
जिन्होंने आपको बताया। हसन साहब, वो पैसे किधर जाते हैं? कोई फालूदे वाले में के अकाउंट में तो नहीं चले जाते? सर ना किधर करें जाते हैं ये सर, पैसे? देखें साहब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ना करें। मैं तो ये बात करता ही नहीं हूं कि वो प्रोटोकॉल पे लगते हैं जो आप दावे करते हैं नहीं लेते। मैं तो कहता ही नहीं हूं कोई स्कैंडल स्कूंडल निकले, मैं तो कहता ही नहीं। मैं तो कहता हूं बिल्कुल ईमानदारी से जो आप जो है दावे करते हैं वो लगने चाहिए। मैंने कौन सी बात की है कि 3.5 साल का परफॉर्मेंस निकाले? मैंने तो ये बात की नहीं है कि 3.5 सालों में वो कहाँ पैसे गए, कौन लेके निकल गया, किसका जो हिसाब होना चाहिए, आपकी क्यों रिटर्नों में जो है वो तब्दीलियां नजर आई। मैं तो ये बात करता ही नहीं हूँ। लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है साजू साहब, ये चीज़ सुनने वाली है जो मैं आपको सामने रखने लगा हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए 2021 में शिकागो यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी शहरियों की ज़िंदगी में बतदरीज 9 माह की कमी देखने को मिल रही है। इसको आप बेहतर करें। 2021 में अभी तक हमने उस पर कोई काम नहीं किया। हमें पता था कि सैलाब आना है, हमें पता था जो है ये हालात ख़राब हो सकते हैं, बारिशें कई सालों से ज़्यादा आएंगी, हमने कोई काम नहीं किया। हमें अभी पता है कि आइंदा आने वाले सालों में फूड सिक्योरिटी के मसाइल होंगे, हमने कोई इस पर तरजीहात में शामिल नहीं की। चाइना हमसे, ये जो हमारे हमसाये ममालिक हैं, हम इनसे ही नहीं सीखते। चाइना ने 2013 में जो है इन चीज़ों से निमटने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की ही रिपोर्ट है, 2022 में ये रिपोर्ट सामने आई स्टार्ट में, जिसमें वो कहते हैं कि चीन ने फ़ज़ाई आलूदगी से कंट्रोल करने के लिए $270 अरब लगाए जी, और उन्होंने 40% कम किया। इस तरह की बेशुमार चीजें हैं। हमें इन चीजों, रिसर्च तो आपके पास आ गई, अब हमें इंप्लीमेंट भी करने की जरूरत है। और जो आपने बात की ना उम्र की, अब तो औसतन उम्र पाकिस्तानियों की 5 साल कम हो गई है इस आलूदगी की वजह से। इसके साथ ही हम ब्रेक के जाने बढ़े, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। फंड का कयाम मौसमियाती इंसाफ की जाने पहला कदम तो है बकौल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के मुताबिक, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान को खुद भी इस मसले से निपटने के लिए बहुत से इक़दाम करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।